हेलो। चलिए, अजय कहाँ है आज? नहीं, सुबह दिखा था मुझे। चलिए, आज से नया चैप्टर स्टार्ट है। बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी लोग। तो आज से जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसे कहते हैं पार्ट 4, यानी के भाग 4। और ये पार्ट 4 बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अब हमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक यही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ये जान लो कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। तो पहली चीज, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से ली गई है, यानी कि द सोर्स ऑफ दिस डीपीएसपी इज टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था, यानी कि आयरलैंड टेक इट फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो कब सवाल पूछ लेता है, कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो उसका उत्तर होगा आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहां से लिया है, तो उसका उत्तर होगा स्पेन से। बोलो, बात समझ में आ गई? भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 4। और कौन से आर्टिकल से कहां तक है? 36 से लेके 51 तक। ठीक है, अब देखो भाई, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है, यानी इसका जो मेन इंटेंशन है या एम है, वो केवल और केवल एक वेलफेयर स्टेट को डेवलप करना है। वेलफेयर स्टेट को डेवलप करने का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी राज्य बनाना है। कैसा राज्य बनाना है? कल्याणकारी। तो कल्याणकारी बनाने की किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो देखो, कल्याणकारी राज्य तभी होता है जब वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है वहां शिक्षा अच्छी हो, यानी कि एजुकेशन फैसिलिटीज। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह है, जो रोड है और जो सारी चीजें हैं वो काफी बेहतरीन है। और कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है जहां क्राइम रेट कम हो, यानी कि अपराध बहुत ही कम हो। तो ऐसे राज्य को ही हम एक कल्याणकारी राज्य के दर्जे में रखते हैं। बोलो हाँ या ना? अब ये सारी चीजें अगर आप किसी स्टेट में लागू करेंगे तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, यानी कैपिटल। और स्टेट को पैसा कहां से मिलता है? रेवेन्यू से, यानी कि राजस्व से। तो सीधी बात है, अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आप वेलफेयर स्टेट कर पाएंगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उस स्टेट को वेलफेयर की कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? अब हम अगर भारत को देखें तो भारत में 28 राज्य हैं। बोलो हाँ या ना? अब इन 28 राज्यों को अगर आप देखें तो हम कौन से राज्य में रहते हैं? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश अपना राज्य हो गया। मध्य प्रदेश की सीमा से एक राज्य जुड़ा है महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश की सीमा से एक और राज्य जुड़ा है उत्तर प्रदेश। तो अब मैं तुम्हारे सामने 3 राज्यों की बात कर रहा हूं। पहला महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश है, और तीसरा उत्तर प्रदेश है। विकास की गिनती में तुम तीनों में नंबर 1 पे किसको रखोगे? किसको रखोगे? नंबर 2 पे किसको रखोगे?
और नंबर 3 पे किसको रखोगे? तो इसमें अपन ने नंबर किस बेसिस पे दिए हैं? इन्हीं सारी चीजों पर कि कोई राज्य कैसे कल्याणकारी बनेगा अगर वहां पे ये सारी चीजें अच्छी हो। और ये सारी चीजें अच्छी तब होती हैं जब उस राज्य के पास पैसा होता है। उस राज्य को पैसा कहां से मिलता है? उसके राजस्व से मिलता है, रेवेन्यू से मिलता है, टैक्सेस से मिलता है, और उसी पैसे का इस्तेमाल वो अपने स्टेट को डेवलप करने में लगा देता है। अब मध्य प्रदेश को अगर अपन देखें, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से तुलना करें, तो महाराष्ट्र के पास देखो जमीन भी है और महाराष्ट्र के पास समुंदर भी है। तो महाराष्ट्र दोनों का इस्तेमाल कर रहा है, वहां मत्स्य का भी इस्तेमाल कर रहा है, फिशरीज का, वो वहां पे जमीन का भी इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे जरूरी चीज, यहाँ मुंबई शहर है। मुंबई बहुत बड़ा पोर्ट है, यानी कि एक तरीके का बंदरगाह जहां पे समुद्री जहाजों को रखा जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट भी चल ही रहा है अपना। ऊपर से बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो उसका टैक्स भी तो पे कर ही रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी तो कर ही रहे हैं, और भी कई सारी चीजें हो रही हैं। तो सीधी बात है, महाराष्ट्र सरकार को पैसा मिल रहा है, इसीलिए वो उसका इस्तेमाल जनता के हित में कर रही है। अब उत्तर प्रदेश आ जाओ कि सर उत्तर प्रदेश के पास तो समुंदर भी नहीं है, तो फिर ये विकास कैसे कर रहा है? अरे उत्तर प्रदेश के पास ताजमहल है। अब ताजमहल भारत का लैंडमार्क है। लैंडमार्क मतलब अगर मैं सपोज करो रेगिस्तान में खड़ा होके फोटो खिंचवाऊं, तो तुम मुझसे पूछोगे सर कहां गए थे? अब वो रेगिस्तान दुबई का हो सकता है, थार हो सकता है, सहारा हो सकता है, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं दुबई में हूं। लेकिन अगर मैं बुर्ज खलीफा के साथ फोटो डाल दूं तो मुझे नहीं, फिर आप ही मेंशन करेंगे, क्या बात है सर दुबई में हो। तो दुबई का जो मेन लैंडमार्क हो गया है वो क्या हो गया है? बुर्ज खलीफा। ऐसे ही भारत का लैंडमार्क क्या है? ताजमहल। कोई विदेशी अगर कश्मीर आता है तो ताजमहल जरूर देखेगा, कोई विदेशी अगर केरला आता है तो भी वो ताजमहल जरूर देखेगा। अब ताजमहल देखने रोज 12,000 लोग आते हैं, 12,000 में से 8,000 तो विदेशी हैं जिनसे 500 रुपए लिया जाता है। तो कहो तो ताजमहल का कलेक्शन एक दिन का 60 लाख रुपए है, 10 दिन का 6 करोड़, महीने का 18 करोड़, साल का 220 करोड़। तो अब 220 करोड़ रुपए अगर आएगा तो ताजमहल चमकेगा कि नहीं चमकेगा? तो इसीलिए आप जब ताजमहल जाते हैं आप क्या देखते हैं? बहुत सफाई है, गार्डन बढ़िया है, बिल्डिंग चमक रही है, और भी कई सारी चीजें वहां हो रही हैं, फैसिलिटी मिल रही है। तो इसीलिए हम अपनी धरोहर का संरक्षण कर पा रहे हैं। अब ताजमहल देखने के बाद वो कहानी अधूरी रह जाती है कि वो ताजमहल का गाइड बताता है कि वहां शाहजहां ने 8 साल तक इसको लाल किले से देखा था। तो वो जगह बहुत जरूरी है। तो विदेशी लाल किला चला जाता है, आगरा वाला जो है वो भी बड़ा सुंदर है सर, बहुत मेंटेन है, उसको भी जनता देख रही है। अब सोचो 4-5 घंटे आपका ताजमहल और लाल किले में लग जाएगा, तो भूख लगेगी तो खाना भी तो खाओगे, तो खाना खाओगे तो एक आम आदमी को पैसा मिलेगा, फिर वो आम आदमी उसका पैसा अपने बच्चों के विकास में लगाएगा। वहां पे लोग टैक्सी में घूमेंगे तो टैक्सी वाले को पैसा मिलेगा, होटल करेंगे, होटल का पैसा मिलेगा। फिर विदेशी बोलता है मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, आई वॉन्ट टू सी गॉड, तो कहे चलो मथुरा, वो मथुरा ले जाएगा, जन्मभूमि दिखाएगा, ब्रिज गलियां घुमाएगा, कृष्ण कृष्ण कराएगा, तो पूरा आधा पैसा वहां चला जाएगा। फिर विदेशी कहता है मुझे मोक्ष चाहिए, कहे चल प्रयागराज, गंगा यमुना संगम में, वहां तेरे को डुबकी लगवाएंगे, गंगा स्नान कराएंगे और बनारस की गलियां घुमाएंगे और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो पता पड़ा उत्तर प्रदेश अपने आप में एक ऐसा स्थान बन चुका है जो टूरिज्म पे चल रहा है, और टूरिज्म ही सबसे ज्यादा पैसा देता है। अब मैं कमाता मध्य प्रदेश में हूं, और अगर मैं मथुरा वृंदावन की गली में घूम रहा हूं, तो पैसा कहां का ले गया? मध्य प्रदेश का। कहां खर्च आया? उत्तर प्रदेश में। तो विकास किसका होगा? उत्तर प्रदेश का। तो सीधी सी बात समझ लो, अगर किसी भी राज्य को विकास करना है तो उसका एक ही तरीका हो सकता है, अपने राज्य को ऐसा विकसित कर कि दूसरे देश के लोग तुम्हारे यहाँ पे आए, तभी तुम्हें सारी फैसिलिटी मिल पाएंगी। अब मध्य प्रदेश क्या है? ना तो समुद्र है, ना ताजमहल है, इन सब चीजों से वंचित रह गया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश के पास कुछ नहीं है। ज्यादा दूर नहीं जाना है, ग्वालियर को ही ले लेते हैं। अभी ग्वालियर का किला जो आप देखते हैं ये जिब्राल्टर है। बाबर ने कहा था इसको हार में जड़ा हुआ हीरा। अब बाबर ने जैसे बादशाहों ने जब इसको हार में जड़ा हीरा कहा है, तो ग्वालियर प्रशासन इसका विकास क्यों नहीं कर रहा है? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा
कि अगर ग्वालियर प्रशासन अगर इस किले को ही सुंदर बना दे, यानी दोबारा से उसी स्टैंडर्ड पे लाके खड़ा कर दे जो इसका एक समय हुआ करता था, ग्वालियर को इतना रोजगार मिल जाएगा कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए, सबसे पहले हम इस किले को 1 साल के लिए बंद करेंगे, बंद करने के बाद इसको दोबारा चमकाएंगे जैसा ये हुआ करता था। ऊपर अपन एक रिजॉर्ट बनाएंगे जिसमें हम डेस्टिनेशन वेडिंग करवाएंगे, एक आध बड़े हीरो हीरोइन को स्पॉन्सर कर देंगे तो वो खुद ही आके यहाँ पे करके जाएगा, तो और भी कई सारे लोग आएंगे। उसके बाद किले के ऊपर छोटी छोटी दुकानें बनाएंगे जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, और ऊपर छोटे छोटे रेस्टोरेंट बना देंगे ताकि आदमी आए, खाए पिए, बढ़िया बैठे आराम से। उसके बाद अपन आगरा जाकर वहां के गाइडों से कहेंगे कि तुम विदेशियों को यह भी बताओ कि ग्वालियर का किला सबसे बेहतरीन किला है, तुमको बताने पर 100 रुपए पर कस्टमर दिया जाएगा। तो गाइड का क्या जा रहा है, बता देगा भैया देयर इज अ प्लेस नियर आगरा 100 किलोमीटर, वहां पे आप आगरा ग्वालियर किला देखिए, वन ऑफ द बेस्ट फोर्ट इन इंडिया। विदेशी आएगा कि नहीं आएगा? विदेशी चलता तो हमारे ही भरोसे। अब अगर 12,000 में से अगर 1,000 विदेशी भी डेली आया तो सोचो क्या मिलेगा ग्वालियर को। सबसे पहले ग्वालियर के किले को अपन चमकाएंगे तो नीचे पार्किंग बनाएंगे, उस पार्किंग में अपन सारी गाड़ियों को रखेंगे, तो बोलो पार्किंग वाले को काम मिलेगा। फिर ऊपर तक जाने के लिए बस चलाएंगे 50 रुपए पर सवारी, तो बस वाले को काम मिलेगा। फिर ऊपर जब सवारी जाएगी तो गाइड करेगा, गाइड को काम मिलेगा। फिर किले को घूमने में लगेगा 2 ढाई 3 घंटा, तो वहां खाना भी खाएगा, तो बोलो वहां के रिजॉर्ट चलेंगे। फिर वहां से कुछ खरीदेगा भी, तो बोलो वहां खरीदने वालों को भी कुछ मिल गया। अब जैसे आगरा की कहानी किले के बिना अधूरी है, ऐसे ग्वालियर की कहानी जयविलास के बिना अधूरी कर दो कि जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई का मेल था तो जयविलास के लिए भी आएगा। अब जयविलास कैसे आएगा? ऑटो से, गाड़ी से, घोड़े से, तो जयविलास तक का काम हो जाएगा। फिर जयविलास घूमते घूमते शाम हो जाएगी, तो शाम को उसको बाड़े घुमाओ, बाड़े दिखाओ, वहां से वो सामान खरीदेगा। मैं बता रहा हूं इतना अच्छा रोजगार शहर को मिल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, शहर का रंग और रौनक दोनों बदल जाएगी। लेकिन होगा कब? जब प्रशासन इस किले पे ध्यान देगा। किला हो रहा है खंडर, उसमें लिख दिया ऊपर पूजा राजू, कोल चौक से रगड़ रगड़ के, और अंग्रेज आएगा, अंग्रेज बोलेगा हु इज पूजा या हु इज राजू या हु इज प्रियंका, और प्रियंका इस रानी थी, राजा राजू था। गड़बड़ है ना? ताजमहल पे लिख के दिखा दे कोई, तब मानेंगे तुम्हारा प्यार कितना तगड़ा है। तो प्रशासन की गलती है ये। आज अपन किले में जाते हैं, वहां एक आध नशेड़ी निकल आता है, गुफा में दारू पी रहे हैं लोग, गंदगी कर रहे हैं, वहां पे विदेशी नहीं आएगा। चमगादड़ इतने हो रहे हैं कि बदबू आती है अंदर जाए तो आदमी। अरे ग्वालियर के किले में क्यों आती है, आमेर के किले में तो नहीं आती है, क्योंकि वहां का प्रशासन जानता है कि आमेर के किले से उनको रेवेन्यू मिल रहा है। यहां से प्रशासन बैठा ही है, पहले मंत्रियों के और नेताओं के फोटो तो लगा ले शहर में हर जगह, तब तो बजट बचेगा। तो यही फेलियर है सबसे बड़ा। आज मैं तुमको मौका देता हूं कि तुम डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहोगे तो कहां करोगे? सब जयपुर राजस्थान भागेंगे, और करोड़ों की डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। तो बोलो राजस्थान वालों को काम मिला कि नहीं मिला? भैया वहां बैंड वालों को काम मिल गया, हलवाई को काम मिल गया, मेकअप आर्टिस्ट को काम मिल गया, डीजे वालों को काम मिल गया, वेडिंग प्लानर को काम मिल गया, मेहंदी लगाने वालों को काम मिल गया। बोले कौन करेगा एसएससी की तैयारी, हमारा काम तो बढ़िया चल रहा है। फिर उसके बाद तुमसे कहें शादी के बाद घूमने कहां जाओगे, कैसे शिमला मनाली जाएंगे, तो वहां जाओगे तो वहां रुकोगे, खाओगे पियोगे, तो लो वहां काम मिल गया। फिर मैं तुमसे कहूं चलो 25 दिसंबर की पार्टी कहां करोगे, तो कहोगे गोवा चलते हैं सर। फिर मैं तुमको बुलेट दे दूं तो कहां जाओगे, कहीं लद्दाख चलते हैं सर। मतलब कुछ लैंडमार्क ऐसे बन चुके हैं जो हम चीजों को लाते ही करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता ये? भैया मध्य प्रदेश का व्यक्ति मध्य प्रदेश में ही ग्वालियर का किला ले ले, या जहाज महल ले ले, या और भी कई सारे बड़े बड़े किले हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा किला है, बना दो इसी पे डेस्टिनेशन वेडिंग का एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म। सोचो पूरा शहर देख रहा है, शादी हो रही है, क्या बढ़िया रौनक आएगी। उसके बाद घूमने के लिए पचमढ़ी जाओ, वो भी तो हिली एरिया है भैया, वहां पे भी नेचुरल चीजें हैं। उसके बाद तुम्हें अगर रिवर राफ्टिंग करना है तो गंगा क्यों जा रहे हो, नर्मदा में कर लो। बंजी जंपिंग करने के लिए लोग ऋषिकेश जाते हैं, ऊपर से कूदते हैं। अरे लगाओ ना किले के ऊपर एक बढ़िया सा स्टैंड, यहीं से कूदाएंगे तुमको। सही है कि नहीं है? एक बंजी जंपिंग के वो 3 से 4 हजार रुपए लेते हैं, सोचो आप, और लोग खर्च भी करते हैं। यही करेंगे अपन, फिर क्या होगा ना, दक्षिण भारत के लोग वहां नहीं जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि आदमी वहां जा रहा है, इतना महंगा खर्चा हो रहा है। जब वो देखेगा यही मिल रहा है सब,
तो यहीं रुकते हैं। तो शहर को चलाने का सबसे बेहतर तरीका है टूरिज्म, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन प्रशासन के कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इस बात की गंभीरता को समझना ही नहीं चाहते। तो डीपीएसपी का मतलब तुमको अब समझ में आ चुका होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तभी सफल हो सकते हैं जब राज्य को उसे लागू करने का पैसा हो। आज इस क्लास में बैठा हर बच्चा एक जैसी गाड़ी नहीं रखता है। बताओ, क्या सबके पास एक जैसी गाड़ी है? नहीं। क्या इस क्लास में बैठा हर बच्चा एक जैसा फोन चलाता है? नहीं। क्या इस क्लास में बैठा हर बच्चा एक जैसे घर है? नहीं, क्योंकि इनकम एक जैसी नहीं है। अब किसी का घर बड़ा होगा तो उसकी इनकम अच्छी होगी, किसी के पास बड़ी गाड़ियां होंगी तो उसकी इनकम अच्छी होगी। तो हम ये सोच के नहीं बैठ सकते कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। नहीं, हम भी मेहनत करेंगे, बड़ा मकान होगा, बड़ी गाड़ी होगी। तो ऐसे ही राज्य मेहनत करेगा, पैसा आएगा और उसे कल्याणकारी राज्य बनाएगा। तो बोलो, डीपीएसपी समझ में आ गया? अब इससे संबंधित कुछ बातों को समझो। जैसे इसमें एक वर्ड लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो, ये स्टेट शब्द फिर से हमारे सामने आ गया, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब अभी आपने मुझसे भाग 3 पढ़ा था, तो उसमें भी अनुच्छेद 12 में ये राज्य आ रहा था। बोलो हाँ। और इसमें भी ये राज्य आ रहा है। तो मतलब वो और ये सेम है क्या? बोलो हाँ सर, सेम है। यहां पे भी राज्य का मतलब क्या है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट, स्थायी सरकार, अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकरण। तो अब इसका समझाने का मतलब क्या है कि इन सभी का यह कर्तव्य है कि जब भी कोई कानून बनाए, नीति निर्देशक तत्व को देखते हुए बनाए। जैसे मौलिक अधिकार में हम क्या बोल रहे थे कि राज्य किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करेगा। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा, नीति निर्देशक तत्व को देखते हुए बनाएगा। यानी कि जो भी अधिकार 36 से 51 तक दिए गए हैं, वो सभी राज्य को लागू करना है। लेकिन राज्य इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्य के पास पैसा नहीं है। आज हमारे ग्वालियर में कितने गड्ढे हो रहे हैं, कहीं सीवर लाइन नहीं है, कहीं नाली नहीं है। तो प्रशासन से सवाल पूछा गया, क्या बात है भाई, क्यों नहीं है? तो नगर पालिका बोले पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो फिर काम कैसे होगा? अब उन्होंने तो बड़ा सिंपल जवाब दे दिया। मैं कह रहा हूं कि चुनाव का साल होता और चुनाव के साल ऐसे पानी भरता, क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक खुद के घर से पैसा लगाते और सड़क बनवा देते। अभी चल रहा है 2025, चुनाव है 2028 में। 28 में भी बारिश होगी, याद रखना मेरी बात, तब ग्वालियर नहीं भरेगा। ना नालियां भरेंगी, ना मकान भरेंगे। क्योंकि देश में नीति निर्देशक तत्व दिखता कब है? जब चुनाव सर पे आता है। तो सड़कें भी अच्छी हो जाती हैं, बिजली भी आने लगती है, अस्पताल भी लागू हो जाते हैं, स्कूल भी चालू हो जाते हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, सब खत्म हो जाता है। तो देश का नीति निर्देशक तत्व कब दिखता है? हर 5 साल बाद। बोलो, बात समझ में आ गई? तो यही सारी चीजें हैं, बस अपने को यही समझना है। अब इतना तुम पहले बना लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से करो उसको। ढक्कन गिर गया तुम्हारा। तुम्हारा आईडी कहाँ है? हैं? कहाँ है आईडी? ऊपर देखो, कहाँ है आईडी? 20 रुपए रखो और इसे लेके रखो किसी से।
चलो उधार लो, किसी से उधार लो, तो कल 30 लूंगा, फिर चलेगा? बताओ। मेरा तो ब्याज का पैसा है साहब, 10 रुपए प्रतिदिन ब्याज लूंगा मैं तो। बोलो समझ लूं? तो फिर कौन कौन नहीं पहना है आईडी? हाँ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, छुपा बैठा है ये। हाँ क्या है, आईडी कहाँ है? क्या भूल गए? तो 20 रुपए रख दो। आज माफ कर रहे हैं, अगली बार नहीं करेंगे। अरे अपनी अपनी कानून क्या होता है ना, एक जैसा नहीं होता है, परिवर्तित होता रहता है। समझ गए ना? अनुच्छेद 14 में क्या कहा है? प्रोटेक्शन, संरक्षण। 20 रुपया लेने में अच्छा नहीं लगेगा, आंकड़ा 100 तक तो होना चाहिए था। 5 लोग नहीं लाते, हम जरूर वसूलते। हो गया? हाँ सॉरी, एजुकेशन के नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर। क्राइम रेट, क्राइम रेट का मतलब होता है अपराध। हो गया सर? सबने लिख लिया? लिखो, जल्दी लिखो। सिखा दिए गोरियां बना। क्या? सेम है, सेम है। संविधान निर्माताओं ने सेम रखा है। 12 की परिभाषा और 36 की परिभाषा एक जैसी, कोई अंतर नहीं। हो गया सर? आगे बढ़े। क्या हुआ? पूछो। आज तो मुझे अपने नाम बताना, मैं तो अपना नाम नहीं जानता। पुकारूंगा तुमको। नाम क्या है तुम्हारा? है? है? हाँ, ले। फिर उसने दूसरी बार ऐसी बोला, अंजलि। वही वाली अंजलि हो तुम? मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं? लोग कहते होंगे, तुमको परेशान कर देते होंगे इस नाम से, हैं? नहीं? बड़ा फेमस हुआ ये डायलॉग यार। सारे जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट थे सुनील शेट्टी की, वो
वो यही डायलॉग इस्तेमाल करते। तुम्हारा क्या है? श्रीम, नाम बड़ा अच्छा है, क्या मतलब है इस नाम का? गुड। वंशिका, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, ठीक है। वंशिका, भूमि, पलक, दानी, नाम बड़ा अच्छा है, दानी, क्या बात है, किसने रखा ये नाम तुम्हारा? पापा ने रखा है, वाह यार। नेक्स्ट, कुमकुम, बारिश, क्या नाम है? ये वाली बारिश नाम है। पहला बैच है जिसमें इतने यूनिक नाम मैंने सुन लिए। श्री, श्रीम, अंजलि, वंशिका, पलक, भूमि, दानी, रानी नाम है। हाँ वही ना, रानी तो ठीक है, हम लोग का दानी रख दिए है। बारिश, बारिश हो रही थी क्या? तुम्हारा बर्थडे कब आता है? हाँ, अगस्त में ही बारिश हो रही होगी और तुम बारिश में ही हुई हो। लेकिन नाम क्या मतलब, कल्पना कवि कवि ने, पिताजी ने रखा होगा। गुड, अच्छा नाम है, बारिश। पूरा नाम? गुर्जरों में भी इतने अच्छे नाम रख लेते हैं। गुर्जरों में तो वही कॉमन नेम होते हैं बस कुछ ही। गुड, आज के लिए इतना ही सिलेबस याद कर पाऊंगा। तुम्हारा क्या है? आकांक्षा, शिवानी, अदिति, हाँ, शीतल, हाँ ठीक है, शीतल, अदिति, शिवानी। सबका भूल जाऊंगा, बारिश का नहीं भूलूंगा नाम में। बारिश का और श्रीम का, ये यूनिक नेम हो गए। और कोई लड़कों का कोई यूनिक नेम है किसी का? एक बच्चा था तुम्हारे से 2 साल पहले के बैच का, उसने अपना नाम रखा, मैंने उससे पूछा नाम क्या है, तो वो कहता है सर मेरा नाम है यू बॉस। मुरैना का ही था, तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त होगा। तो मैंने कहा ये कैसा नाम है यू बॉस? मैंने कहा झूठ बोलता है, आधार कार्ड लाया, वो आधार कार्ड में भी यू बॉस ही लिखा था, उसने खुद से अपना नाम रखा था। वो इतना इंग्लिश नहीं जानता था, वो लिखना था आई एम द बॉस, वो सामने वाले को यू बॉस समझ के वो खुद को भी यू ही समझने लगा। वो उसने अपना नाम रख लिया यू बॉस। तो ऐसा कोई विशिष्ट नाम किसी का है तो बताओ कोई। हाँ, कोई है? कोई नहीं है, चलो ठीक है, लड़कों के नाम कल पूछेंगे। अब देखो, अब यहां पे कुछ बातों पे ध्यान देने वाली बात है। देखो, इससे पहले वाला जो पार्ट अपन ने पढ़ा था, बातचीत नहीं, बोर्ड पे ध्यान दें। इससे पहले वाला जो पार्ट अपन ने पढ़ा था दैट इज पार्ट 3, और भाग 3 में हमने पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स को, है ना, मौलिक अधिकारों को। और अभी जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज पार्ट 4, एंड पार्ट 4 इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब दोनों को जरा ढंग से समझ लेना, सारा कहानी समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल राइट जो हम पढ़ रहे थे, इसका मेन एम क्या था? व्यक्ति का विकास करना, यानी कि टू डेवलप द पर्सन, राइट। यानी कि इसके थ्रू हम पर्सन को डेवलप कर रहे थे। जैसे मैं हूं, तो मैं डेवलप कब होऊंगा? जब मुझे राइट टू इक्वालिटी मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजियस राइट, कल्चरल राइट्स, तभी तो मेरा डेवलपमेंट होगा। अगर इसमें से एक भी राइट मुझे नहीं मिला तो मेरा डेवलपमेंट रुक जाएगा।
तो फंडामेंटल राइट का जो मेजर इंटेंशन था वो केवल और केवल पर्सन को डेवलप करने का था, लेकिन वही डीपीएसपी का जो मेन एम है वो पर्सन को नहीं, स्टेट को डेवलप करने का है। यानी कि राज्य में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, राज्य में अस्पताल अच्छे होने चाहिए, राज्य में सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो है वो स्टेट को डेवलप कर रहा है, ये जो था वो मुझको डेवलप कर रहा था। बोलो बात समझ में आ गई? अब फंडामेंटल राइट को डिलीवर करने में स्टेट का पैसा खर्च नहीं होता है कि राइट टू इक्वालिटी अगर मुझे मिला है तो क्या स्टेट का पैसा खर्च हो रहा है? उल्टा पैसा स्टेट को मिल रहा है। कैसे? कि भैया इक्वालिटी है तभी फॉर्म फिलिंग होगी, एसएससी की, पीसीएस की, यूपीएससी की, तो मेरी तरफ से स्टेट को पैसा दिया जाएगा ना। अगर स्टेट ने बैरियर लगा दिया कि केवल ब्राह्मण ही फॉर्म भरेंगे, यानी कि मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट छीना गया, तो बाकी कम्युनिटी फॉर्म फीस भी नहीं देगी। तो स्टेट अगर फंडामेंटल राइट नहीं देगा तो उसमें उसका नुकसान है। लेकिन यहां उल्टा है। बोले यहां कैसा है सर? यहां स्टेट को डेवलप करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया इसको अगर रोड बनानी है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, अस्पताल बनाने है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो आप सीधी सी बात समझ लो, फंडामेंटल राइट में पैसा खर्च नहीं होता है, डीपीएसपी में पैसा खर्च होता है। तो सीधी सी बात है, फंडामेंटल राइट में हम बार बार क्या बोल रहे थे कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य वैसा नहीं कर सकता। राज्य ने अगर मुझसे मेरे फंडामेंटल राइट छीने तो मैं कहां चला जाऊंगा? कोर्ट चला जाऊंगा, है ना। और कोर्ट राज्य को क्या लगाएगी? फटकार। तो फंडामेंटल राइट व्यक्ति के लिए कैसे हुए? सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा डेवलपमेंट हो रहा है तो ये पॉजिटिव है, और स्टेट ने अगर इसे रोकने की कोशिश की तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, हाई कोर्ट चला जाऊंगा। तो फंडामेंटल राइट स्टेट के लिए कैसे हो गए? नेगेटिव, और पर्सन के लिए कैसे हो गए? पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना? यानी कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए कैसा है? सकारात्मक है, राज्य के लिए कैसा है? नकारात्मक है। लेकिन जब हम डीपीएसपी को पढ़ते हैं तो आप मुझे बताओ, मैं चाहता हूं कि मेरे गली में सड़क बन जाए क्योंकि बरसात के टाइम पर पानी भर रहा है, यानी कि मैं पर्सन हूं। अब पर्सन के नाते मैं सरकार से आज उम्मीद करता हूं कि आज भर जाए। सरकार क्या बोल रही है? मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हो गया? नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि मेरा तो काम हुआ ही नहीं सर। लेकिन स्टेट के लिए कैसा हो गया? ये स्टेट के लिए पॉजिटिव हो गया, क्योंकि वो क्या कह रही है? अभी से क्यों रोड भरें, चुनाव के टाइम पर भरेंगे, वोट मिलेगा। तो याद रखना, डीपीएसपी स्टेट के लिए सकारात्मक है, व्यक्ति के लिए नकारात्मक है। और फंडामेंटल राइट व्यक्ति के लिए सकारात्मक है और स्टेट के लिए नकारात्मक है। क्यों? फंडामेंटल राइट में बार बार धमकी किसकी दे रहा हूं? कोर्ट जाने की, क्योंकि ये जस्टिशिएबल बाय नेचर होता है, मतलब मैं कोर्ट के माध्यम से इसे लागू करा सकता हूं। बोलो हाँ या ना? और डीपीएसपी में स्टेट को डर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल है, आप इसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आप कोर्ट जाएंगे भी तो क्या होगा? कोर्ट कहेगी हम कुछ नहीं कर सकते। जब राज्य के पास पैसा होगा तब वो उसे देगा, नहीं होगा नहीं देगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब ऐसे कि जैसे मैं कहूं कि ये बच्चा है, इसके पास मारुति 800 है इनके पिताजी के पास, और इनका ये दोस्त है उसके पिताजी के पास फॉर्च्यूनर है। तो क्या वो बच्चा अपने फादर के नाम पे कंप्लेन कर सकता है कि ये तो मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है सर? बोले क्यों? बोले मेरे पिताजी मारुति 800 चलाते हैं, वो बगल वाले का फॉर्च्यूनर चलाते हैं, तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। थाने जाऊंगा, पापा की शिकायत करूंगा। थाने वाला क्या कहेगा या कोर्ट क्या कहेगी? बेटा पापा की जितनी इकोनॉमी है उस हिसाब से पापा ने 800 ली, बगल वाले की जितनी इकोनॉमी है उसने फॉर्च्यूनर ली। अब तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी का यह कर्तव्य है, मेहनत करो, फॉर्च्यूनर ले लो। तो कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता। बोलो बात समझ में आ गई? तो सारा नेचर क्लियर समझू। अब हमारे देश में क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि श्रीम 12th क्लास में है और 12th क्लास में इनके 85% आ गए और चुनाव का साल था, तो सरकार को लगा यार इनसे वोट भी चाहिए और इनके परिवार से भी वोट चाहिए। तो सरकार ने घोषणा कर दी कि जिन कन्याओं के 12वीं में 80 से ज्यादा प्रतिशत आए हैं सबको एक एक ई बाइक दी जाएगी। ई बाइक मतलब बैटरी वाली गाड़ी। तो श्रीम को एक बैटरी वाली गाड़ी मिल गई, अब वो धूम मचा रही है पूरे शहर में। अब श्रीम की छोटी बहन है अंजलि, तो एक दिन उसने गाड़ी की चाबी मांगी कि दीदी जरा चाबी देना, मुझे जरा कुछ काम है।
श्रीम ने मना कर दिया कि मेरी गाड़ी है, मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तो अंजलि 12th में उसी साल आई थी, उसने कहा चिंता मत कर, तेरे से ज्यादा नंबर लाऊंगी और ई बाइक लेके दिखाऊंगी। ये बहुत पढ़ी, बहुत मेहनत की, 12th में 90% आए, लेकिन ई बाइक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस साल चुनाव नहीं था। तो अब ये इस बात को लेकर कोर्ट नहीं जा सकती कि मैं मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कानूनी कार्यवाही करूंगी कि मेरी बहन के 85% आने पर ई बाइक दी गई, मेरे 90 पे भी नहीं दी गई, यह अन्याय हो रहा है। कोर्ट कहेगी पिछले साल सरकार के पास पैसा था इसीलिए ई बाइक दे दी, इस साल बारिश ना हुई तो सरकार वो पैसा किसानों के राहत में लगा रही है। बोलो बात समझ में आ गई? तो अब तुम धूम नहीं मचा पाओगी। तो चलो, तो यहां तक मैं समझ रहा हूं डीपीएसपी तुम्हारा लगभग लगभग अब यार हो जाएगा, है ना? इंटरेस्टिंग है ना ये कि नहीं है? मजेदार है। अरे पूरी पॉलिटी मजेदार है बेटा, और पूरी हिस्ट्री और मजेदार है। अभी तुमने हिस्ट्री का स्वाद नहीं चखा। हिस्ट्री में बच्चे उछलते हैं क्लास में, ऐसा लगता अगर कहानी सुना दी बोले मजा आ गया सर। कहानियों का विषय है हिस्ट्री। तो अब इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है कि बनाना है इसको, रहने दो, अपन लिखवाएंगे इसको, ठीक है? तो देखो अब सबसे पहला आर्टिकल जो डीपीएसपी में हमारे सामने आ रहा है वो है 36। और आर्टिकल 36 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 36 ये कह रहा है राज्य की परिभाषा, यानी वही राज्य जो अपन ने 12 में पढ़ा था। तो इसमें सीधे सीधे डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात की जा रही है। अब देखो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या लिखेंगे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और अन्य प्राधिकरण, यानी इन सबको अपन स्टेट कहेंगे, ठीक है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन, कोई भी कानून बनाएगी डीपीएसपी को देखते हुए बनाएगी। और अगला आर्टिकल 37 जो है वो नेचर ऑफ डीपीएसपी की बात करता है। और नेचर ऑफ डीपीएसपी कैसा है? नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है? तो आप लिखेंगे अवाद योग्य है सर। कैसी है? अवाद योग्य, मतलब वाद योग्य नहीं है, कोर्ट नहीं जा सकते। जो चीज कोर्ट नहीं जाती है उसको अवाद योग्य कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहेंगे नॉन जस्टिशिएबल नेचर। बोलो बात समझ में आ गई? तो दो आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व को कौन लागू करेगा और इसकी प्रवृत्ति और इसकी प्रकृति कैसी है। बोलो क्लियर समझू मैं? अब इसके बाद के अनुच्छेद हैं, तो अपन पहले ये दोनों लिखो फिर आगे बढ़ेंगे।
बाकी के आर्टिकल कल कवर करेंगे अब।